हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिब एंड ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्यूशन है 2009 के एग्ज़ाम का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज़ अ कार्ब एनायन। तो मैं अगर बात करूं तो आपके पास रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आप पढ़ते हो बेसिकली एस्टर्स के चैप्टर में, जब आप एक अल्फा ब्रोमो एस्टर यूज़ करते हो, अल्फा ब्रोमो एस्टर, और आप उसको ट्रीट कराते हो जिंक से कि ताकि जिंक जाके ब्रोमीन वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाए, और फिर आप इसको ट्रीट करवाते हो एक एल्डिहाइड कीटोन से टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्योंकि यहाँ पे जिंक इन्वॉल्व है तो बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटालिक स्पीशीज जनरेट होगी, और ऑर्गेनोमेटालिक स्पीशीज कभी भी प्योरली कार्ब एनायन नहीं होती है। वो न्यूक्लियोफिलिक साइड ज़रूर जनरेट होती है उसमें, लेकिन प्योरली कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है उसके अंदर। अगर मैं बात करूँ आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन इसका आंसर भी है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की एंड में बात करेंगे, पहले बाकी रीअरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं, बाकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। पीनाकोल रीअरेंजमेंट जो होती है बेसिकली आप अल्कोहल्स के चैप्टर में पढ़ते हो। जब आपके पास एक डायोल होता है, उस डायोल के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, और आप जब इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाते हो तो आपके पास रीअरेंजमेंट होती है सो एज टू फॉर्म दिस पार्ट। ये पीनाकोलोन है, ये पीनाकोल है, और आपके पास ये रीअरेंजमेंट जो होती है बेसिकली होती है इंटरमीडिएट जो इसमें जनरेट होता है वो होता है कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अल्कोहल है, ये इस पार्ट को उठाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा जब निकलेगा तो एज सच कार्बोकैटायन जनरेट करवाएगा यहाँ पे। तो पीनाकोलोन इज अ कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी आपने एरीन्स के चैप्टर के अंदर जरूर ये रिएक्शन पढ़ी होगी, जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बेसिकली आपके पास एक बेंजीन रिंग है मान लीजिए, तो आप उसको अगर ट्रीट करवाओगे तो CH3Cl से ट्रीट करवाए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपके पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है। दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ओनली। तो यहाँ पे जो चीज़ जनरेट होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, वो भी एक कार्बोकैटायन होता है। कैसे कि AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को एसिड पकड़ लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन निकल जाएगा तो आपके पास CH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और वो CH3 पॉजिटिव जो है मेरे पास एज सच जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ जनरेट होगी दैट विल बी आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो बेसिकली आपका क्या करता है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आप सेल्फ कंडेंसेशन कराते हो दो एल्डिहाइड्स की या दो कीटोन्स की। वहाँ पे आपके पास अल्फा H प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो मान लीजिए मैं अगर एक एसीटल्डिहाइड लेता हूँ, उसको मैं ट्रीट करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो सबसे पहली जो बात होती है कि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? इस वाली जगह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा मेरे इस वाले पार्ट के साथ। एंड आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कार्ब एनायन जनरेट हो गया है, और ये कार्ब एनायन क्या करेगा, अगेन किसी दूसरे एसीटल्डिहाइड मॉलिक्यूल को देखेगा, उसके ऊपर जाके अटैक करेगा और सेल्फ कंडेंसेशन कर देगा। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक कार्ब एनायन देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइल कार्बन आयन इज बेसिकली अगर आप CH3 को नेगेटिव चार्ज के साथ ड्रॉ करते हो तो वो और कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास H है और उसके ऊपर आपके पास एक लोन पेयर है। कभी भी किसी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो आप क्या करो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कुछ आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास आंसर 4 आता है तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp3, अगर आपके पास आंसर 3 आता है तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp2, और अगर आपके पास आंसर 2 आता है तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू sp। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है और 3 आपके पास एटम्स अटैच हैं, तो आंसर क्या गया 4। दैट मीन्स आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने बोला कि विच ऑफ द येलाइड्स गिव्स ऑक्सीरेन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। विच ऑफ द येलाइड्स गिव्स ऑक्सीरेन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। येलाइड्स क्या होते हैं पहली बात अगर मैं बात करूं, फिर ऑक्सीरेन क्या होते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं बात करते हैं।
येलाइड्स जो होते हैं वो तब आपके पास जनरेट होते हैं जब आपके पास एक हेटेरो एटम होता है, यानी कि सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लीजिए। मैंने मान लीजिए सल्फर ले लिया। सल्फर के साथ में अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा दूँ और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास ये येलाइड जनरेट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो आपने फॉस्फोरस येलाइड्स का बहुत नाम सुना होगा जब आपने विटिक रिएक्शन का नाम सुना होगा। तो बेसिकली ऑक्सीडेन क्या होता है? अब ये येलाइड्स के बारे में पता लग गया तो आपने ऑक्सीडेन के बारे में पता लगाते हैं। ऑक्सीडेन आपके पास सबसे लोअर मेंबर्ड इपॉक्साइड होती है। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे एक इपॉक्साइड बनाया जिसके ऊपर जस्ट मैंने एक 3 मेंबर्ड, आपके पास इपॉक्साइड क्या होता है? 3 मेंबर्ड रिंग होती है। सबसे स्मॉलेस्ट इपॉक्साइड ये होता है आपके सामने और इसका नाम ही ऑक्सीडेन होता है। तो बेसिकली आपसे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा येलाइड है कौन सा ऐसा येलाइड है आपके पास जो ऑक्सीडेन कंस्ट्रक्ट कर सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं अब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए या कोई भी कीटोन ले लीजिए, आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा? ऑक्सीजन जनरेट होना चाहिए येलाइड से। तो नाइट्रोजन का बेसिकली येलाइड्स होते नहीं हैं, ऑक्सीजन के येलाइड्स होते नहीं हैं आपके पास। जो नॉर्मल येलाइड्स होते हैं आपके वो फॉस्फोरस और सल्फर के ही जनरेट होते हैं। एंड फॉस्फोरस येलाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली विटिक रिएक्शन में यूज होते हैं तो कन्वर्ट अ कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू एन एल्कीन। और अगर मैं कहूँ कि सल्फर येलाइड्स, तो ऑप्शन ही बचा सल्फर येलाइड्स। तो सल्फर येलाइड्स बेसिकली यूज होते हैं आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। मान लीजिए कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड था ये वाला, उसको मैंने ट्रीट कराया विद सल्फर येलाइड Me2S और पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, इसके साथ जनरेट करवाया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे ऊपर वाले कार्बोनाइल की जगह पे एक इपॉक्साइड जनरेट हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ एन इपॉक्साइड और ये वाला पार्ट क्या है? ऑक्सीडेन ही तो है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडेन है। तो आपके पास क्या है? सल्फर येलाइड जो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ऑक्सीडेन जनरेट करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल गिव मीजो कंपाउंड विद Br2CCl4। Br2CCl4 के साथ मीजो कंपाउंड कौन सा देगा? तो Br2CCl4 रिएक्शन कैसी शो करता है? Br2CCl4 रिएक्शन कैसी शो करता है? आप किसी भी एल्कीन से जब Br2CCl4 को ट्रीट कराते हो ना, तो सबसे पहले एक ब्रोमोनियम आयन जनरेट होता है और फिर उसके बाद एक Br, क्योंकि यहाँ पे Br है, तो पहले एल्कीन Br को उठा लेता है, एक Br बाहर निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। फिर क्या होगा? Br नेगेटिव आएगा, उसके बैक साइड से अटैक करेगा किसी भी एक पोजीशन पे जहाँ पे अच्छा कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, उस जगह पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा Br और Br बन जाएगा। और आपके पास इधर भी अटैक कर सकता था तो दूसरी जगह भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं दोनों जगहों पे, तो दोनों जगह में से कोई भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे भी कर सकता है एज सच कि Br यहाँ लग गया, Br यहाँ लग गया। ठीक है, अब ये मतलब इसका क्या है कि आपके Br2CCl4 के साथ हमेशा जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो एंटाई ब्रोमीन की एडिशन होती है। एंटाई ब्रोमीन की एडिशन मतलब कि आपके पास एक ब्रोमीन अगर ऊपर की साइड है तो दूसरा ब्रोमीन नीचे की साइड होगा, एक ब्रोमीन आगे की साइड है तो दूसरा ब्रोमीन पीछे की साइड होगा, एंटाई एडिशन होगा। तो अगर इन सब में से मान लीजिए मैं ट्रांस टू ब्यूटीन को उठाता हूँ, तो ट्रांस टू ब्यूटीन दिखने में कैसा होता है? आपके पास ऐसा होता है, आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन दिखने में ऐसा होता है। अगर मैं इसको Br2CCl4 के साथ ट्रीट कराऊंगा, तो आपके पास क्या होगा? एक ब्रोमीन आपका आगे लग जाएगा और एक ब्रोमीन आपका एक पीछे लग जाएगा, एक ब्रोमीन आगे लग जाएगा, एक ब्रोमीन पीछे लग जाएगा। अब ये जब मेरे पास बन गया है तो दिस स्पेसिफिक कंपाउंड, अगर मैं स्पेसिफिक कंपाउंड को देखूं और इस वाले पार्ट को मैं रोटेट करूं एज सच कि जो ये ब्रोमीन आगे वाला पार्ट है ये पीछे चला जाए और मिथाइल वाला पार्ट है वो आगे की, मतलब कि इस प्लेन में नीचे की साइड आ जाए, तो मेरे पास जो चीज़ जनरेट होगी आफ्टर रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड, तो वो कैसी जनरेट होगी कि Br ऐसे चला गया और ऐसे चला गया और आपके पास मिथाइल नीचे आ गए हैं दोनों के दोनों। तो इस स्पेसिफिक कंपाउंड को अगर मैं देखूँ तो इसमें बहुत ही प्यारी तरीके से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकता हूँ। किसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकता हूँ। और ऐसे कंपाउंड जिनसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाए, दोनों साइड सिमेट्रिकल हो और आपके पास कोई और उसका एक एनांशियोमर जनरेट ना हो, वो उसके जैसे आइडेंटिकल हो, तो हम कहते हैं ये कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड्स होते हैं। तो आपके पास बेसिकली ट्रांस टू ब्यूटीन से जब हम चले तो आपके पास मीजो कंपाउंड जनरेट हो गया। अगर आप इसी हिसाब से सिस टू ब्यूटीन से चलते, तो सिस टू मतलब कि आपके पास आंसर तो ट्रांस टू ब्यूटीन आ गया, लेकिन सिस टू ब्यूटीन से चलते तो आपके पास क्या होता? सिस टू ब्यूटीन से चलने पे आपके पास जो आंसर आता, एक ब्रोमीन आपका आगे आ जाएगा
और एक ब्रोमीन पीछे चला जाएगा। इनफैक्ट अगर ये बना है तो आपके पास ऐसा भी तो बन सकता था, आपके पास ऐसा भी तो बन सकता है, ये ब्रोमीन पीछे और ये ब्रोमीन आगे, ऐसे भी तो बन सकता था। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये क्या है, एक एनांशियोमर्स बने हैं आपस में और ये रेसमिक मिक्सचर बना देंगे, रेसमिक मिक्सचर बना देंगे। क्या बना देंगे? रेसमिक मिक्सचर बना देंगे। तो आपका सिस टू ब्यूटीन बेसिकली रेसमिक मिक्सचर कंस्ट्रक्ट करता है, ट्रांस टू ब्यूटीन आपका एक मीजो कंपाउंड क्रिएट करता है। ठीक है, मीजो कंपाउंड क्रिएट करता है। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CCN बॉन्ड्स। CCN बॉन्ड्स कौन से बना सकता है? तो कभी आपने एल्डोल का सुना हो तो एल्डोल इज जस्ट अ कंडेंसेशन। वहाँ पे आपके पास एक एल्डिहाइड और कीटोन या फिर एल्डिहाइड कीटोन कीटोन आपके पास मिक्स होते हैं, कंडेंस करते हैं आपस में, और कार्बन आयन उनके बीच का इंटरमीडिएट होता है। ऐसा उसमें नाइट्रोजन कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, नाइट्रोजन कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ माइकल एडिशन, तो माइकल एडिशन क्या होता है कि अगर आपने एक कीटोन लिया, एल्डिहाइड लिया जिसका सेल्फा एच होते हैं, उसको एक बेस से ट्रीट करवाया, बेस से क्या होगा, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, और ये वाला जो चीज़ जनरेट हुई है इसको हम कहते हैं इनोलेट। और इनोलेट को जब आप ट्रीट करवाते हो किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो ये इनोलेट वाला पार्ट यहाँ पे जाके अटैक करता है, और ये 1,4 एडिशन बोलते हैं हम इसको, और इसको ही हम बोलते हैं माइकल एडिशन। मे भी आपने सुना हो, आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के चैप्टर में आपका आएगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में भी सेमेस्टर 6 में आता है आपके। तो उसके बाद इस पार्ट में भी कभी नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं था। अगर मैं रॉबिन्सन एनिलेशन की बात करूँ तो रॉबिन्सन एनिलेशन एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, और साइक्लाइजेशन करके उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे माइकल एडिशन हो गया और आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ये 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके बाद साइकिल क्रिएट होती है, लेकिन नाइट्रोजन कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपके बचा कौन सा? मैनिश रिएक्शन। मैनिश रिएक्शन आपने कभी ना कभी पढ़ रखी होगी, मैनिश बेस बनाने के काम आती है। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक इनोलाइजेबल कीटोन यूज़ करते हैं, एक इनोलाइजेबल कीटोन, हम एक यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और हम यूज़ करते हैं एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन। ज़्यादातर प्रेफरेबल जो हमारे पास होता है वो सेकेंडरी अमीन प्रेफरेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी अमीन भी। सेकेंडरी अमीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। तो हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन को अगर मैं ले लूँ तो ये रहा मेरे पास सेकेंडरी अमीन। जब मैं इन तीनों को कंबाइन करूँगा तो एंड में मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 N CH3 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। जो यहाँ पे चीज़ जनरेट हुई है वो क्या जनरेट हुई है? यहाँ से मेरे पास एक क्या था, एक कार्बन, मैंने एक कार्बन कम बना दिया है, एक कार्बन कम बना दिया है। मेरे पास CH2 और फिर N CH3 ऐसे जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या जनरेट हुआ है? एक कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जनरेट हुआ है, एक कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्रिएट हुआ है आपस में। तो बेसिकली ये मैनिश रिएक्शन है जो आपको कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्रिएट करवा के देती है। आगे चलती है। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग येलाइड्स will be most stable and least reactive towards nucleophilic substitution reaction with aldehyde or ketone. Which of the following halides will be most stable and least reactive towards nucleophilic substitution with aldehyde or ketone? तो बेसिकली जो येलाइड्स दिए हुए फॉस्फोरस के दिए हुए सारे के सारे, मतलब विटिक रिएक्शन वाले येलाइड्स हैं। तो इनके अंदर होता क्या है कि अगर आप कभी भी एक एल्डिहाइड या कीटोन को लेके आते हो तो ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट जाके अटैक कर देता है टू लाइक इनिशिएट द रिएक्शन ऑफ योर विटिक रिएक्शन जो आपकी होती है उसको इनिशिएट करने के लिए ये काम होता है। अगर मैं बोलूं कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा येलाइड है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो ऑब्वियसली जिसका नेगेटिव चार्ज पहले अटैक नहीं कर पाएगा वो वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसमें से अगर मैं डी ऑप्शन को देखूँ तो डी ऑप्शन में जो नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है CH नेगेटिव, ये समथिंग P वाला पार्ट है, और C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ दैट कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट जस्ट बिसाइड इट। तो उसके साथ में जो प्रेजेंट है उसकी वजह से काफ़ी स्टेबल है, दस ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा आपके सामने, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी नेगेटिव चार्ज है आपके साथ और CH3 लगा है, बल्कि वो तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास। यहाँ पे ओनली CH2 नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे आपके पास CH और आपके पास इथाइल ग्रुप लगा है। तो ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट डी के अंदर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि एक -M ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज कर देगा CH नेगेटिव के ऊपर वाले। ठीक है, तो आपके पास अब इन्होंने बोला मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मीथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय। एसीटोन एंड मीथेनॉल का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हो? तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और मीथेनॉल ये होता है एसीटोन का, और जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ अराउंड
64.5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है आपके पास। तो जब आप इन दोनों की बातें करते हो तो एसीटोन मीथेनॉल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इट इज़ वेरी लेस। और जब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर होता है ना डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कोई भी दो मिक्सचर के बीच में कम डिफरेंस होता है, तो व्हाट यू डू इज़ यू डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो आप। उसके लिए क्या करते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि क्रूड ऑयल होता है कुछ, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, डीजल वगैरह सब कुछ निकाला जाता है, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से निकाला जाता है। यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, और स्टीम डिस्टिलेशन हम तब प्रेफर करते हैं जब हमने काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वाली चीज़ों को करना हो सेपरेट आउट। सब्लिमेशन हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि सब्लिमेशन के अंदर क्या सीन है, सब्लिमेशन के अंदर आपका बेसिकली एक सॉलिड होता है, वो सब्लाइम करता है, उसकी आपके डिस्टिलेशन के लिए करते हो आप यूज़। क्रोमेटोग्राफी जो होता है बेसिकली आप दो लिक्विड के मिक्सचर्स को जो है कॉलम से पास करते हो, एज सच उनकी पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड होता है सारा का सारा सीन। तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी भी एज सच काम नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के दोनों पोलर तो हैं किसी एक्सटेंट तक, किसी एक्सटेंट तक। तो बचा क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बचा है आपके पास, जो कि अच्छा आपके पास मेथड रह सकता है। उसके बाद आपके पास आ गया, उन्होंने बोला द नंबर ऑफ PMR सिग्नल्स इन 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन विल बी 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन जो होता है आपके पास, वो दिखने में कैसा होता है? मैंने एक प्रोपेन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट एक कायरल सेंटर है, तो अभी एक बात बताता हूँ, उस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास कभी CH3 हो तो इसके सारे के सारे प्रोटॉन हमेशा एक ही सिग्नल देंगे। जब आपके पास कभी CH2 हो तो उसके प्रोटॉन भी एक ही सिग्नल देंगे, मतलब इसके जो दोनों प्रोटॉन्स है वो एक ही सिग्नल देंगे, एक्सेप्ट 3 केसेस के अलावा, मतलब कि 3 केसेस में वो 2 सिग्नल देंगे। 2 सिग्नल देंगे या दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपाउंड जो आपके पास उस टाइम पे प्रेजेंट है, 2 सिग्नल दे सकते हैं। पहला कि आपके पास वो CH2 जो है वो एक कायरल सेंटर के साथ हो, दूसरा कि वो आपके पास जो CH2, दूसरा और तीसरे को मैं कंबाइन कर देता हूँ। जब दूसरा आपके पास जब आपके कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट चेक करना पड़ता है, वहाँ पे CH2 का एनवायरनमेंट चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक CH2 है, वो डबल बॉन्ड CH, मेरे पास डबल बॉन्ड C और Br और Cl है, तो यहाँ पे जो CH2 है उनका जो सिग्नल आएगा वो डिफरेंट आएगा दोनों का। वाई? क्योंकि जब आप इन दोनों H को ड्रॉ करोगे तो ये वाले H का जो एनवायरनमेंट है दैट इज Cl एंड H, और ये वाले H का जो एनवायरनमेंट है दैट इज Br एंड H, तो आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनके सिग्नल्स भी डिफरेंट आ जाएंगे CH2s के। एंड अगर मैं कहूँ यहाँ पे बाकी नॉर्मली CH2s आपके एक ही सिग्नल देते हैं आपके पास। यहाँ पे अब इस केस की बात करूँ जो आपको दे रखा है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, इसके अंदर इस वाले का तो एक ही सिग्नल आएगा, ऑब्वियसली एक H है तो इसका भी एक ही सिग्नल आएगा। बचा हुआ CH2, ये CH2 एक सिग्नल देता है, लेकिन ये कैरल सेंटर के साथ जुड़ा है, तो इसके जो सिग्नल हो जाएंगे वो 2 में स्प्लिट हो जाएंगे, C एंड D में स्प्लिट हो जाएंगे, तो आपके टोटल 4 सिग्नल्स आएंगे यहाँ से, आपके पास यहाँ से। आगे चलते हैं, उन्होंने आपको बोला कि द PMR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड एग्जिबिट्स द फॉलोइंग पीक्स। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपके पास एक सिंगलेट है जो कि 5H की है, तो आप तो इससे इंटरप्रेट कर ही लो कि बेंजीन रिंग है। 5H की जब भी सिंगलेट आ जाए तो इट इज़ बेंजीन, ऑलवेज इट इज़ बेंजीन। 5H की सिंगलेट और 7.22 तो बेंजीन की ही रेंज होती है। उसके बाद उन्होंने कहा सिंगलेट है 3.59 पे, और इतना ज़्यादा कोई आपका 3.59 जैसी चीज़ पे आपका कोई सिंगलेट लगा हो तो इट इज़ आइदर अटैच विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और या फिर आपका कोई ऐसा सीन है कि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में जुड़ा है, तो ये भी सीन हो सकता है आपका। उसके बाद आपको बोला है क्वाड्रेट 2H। सिंगलेट 2H है, यानी कि आपके पास जो CH2 जुड़ा है वो ऐसे पार्ट से जुड़ा है जहाँ पे नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि N+1 रूल जब हम लगाएंगे इसके अंदर। क्वाड्रेट 2H की अगर मैं बात करूँ, मतलब कि आपके पास कोई 2H है जो कि एक CH3 के साथ जुड़ा है, क्योंकि CH3 के साथ जब वो जुड़ा होगा तो बेसिकली वो क्वाड्रेट बना देगा, हमारे सिग्नल को क्वाड्रेट बना देगा, ठीक है। और ट्रिपलेट 3H दे रखा है, मतलब कि आपके पास कोई CH3 है जो CH2 के साथ जुड़ा है एज सच, तो बेसिकली ये जो 3H होंगे ये ट्रिपलेट तभी देंगे जब किसी CH2 के साथ जुड़े होंगे। तो अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों तो आपस में सेम ही टाइप के लग रहे हैं, तो इन दोनों के साथ में जोड़ के एक बार देख लेते हैं, CH2 और CH3 साथ में जोड़ के देख लेते हैं। और क्योंकि CH2, ये वाला CH2 सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेट दे रहा है 2H का, तो इसके साथ वाले कार्बन के ऊपर कोई भी प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेट नहीं देगा।
ये CH3 आपके पास, तो ये CH3 आपके पास ट्रिपलेट दे रहा है सच। तो अगर ये ट्रिपलेट दे रहा है इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी सिर्फ CH2 ही जुड़ा है, CH2 ही जुड़ा है, ट्रिपलेट दे रहा है 3H का। ये जो ट्रिपलेट आ रहा था 0.97 पे आ रहा था, और ये जो 2H का आपके पास क्वार्टेट आ रहा था, दिस वाज कमिंग आउट टू बी ऑन 2.77 2.77 पे आ रहा है, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, थोड़ा पास में, थोड़ा सा दूरी, बस जुड़ा हुआ है। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेसिकली वो ऐसा ग्रुप होता है जो आपको नॉर्मली इससे डील करवाता है, इतने वाले जो सिग्नल होता है, इतने डाउन फील्ड जो आपको 2.77 पे वो आपको कार्बोनाइल नॉर्मली डील करवाता है, या फिर आपके पास एक बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो वो आपको डील करवा सकता है इतने पे। तो अगर मैं इसके साथ एक कार्बोनाइल लगा दूँ तो मेरा काम थोड़ा थोड़ा बनने लग गया है। अब आपके पास बचा क्या है, ये वाला सिग्नल हो गया, ये वाला सिग्नल हो गया, आपके पास बेंजीन आपके पास एक सिग्नल हो चुका है। आपके पास बचा क्या है, सिंगलेट का 2H पड़ा है 3.59 पे, 3.59 पे सिंगलेट का 2H लगा है। अगर मैं अभी यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2 को जोड़ दूँ सिंगलेट बनाने के लिए उसको, तब भी ये 3.59 पे तो सिग्नल नहीं देगा, तब भी 3.59 पे तो सिग्नल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2.1, 2.2, 2.3 तक पहुँचा सकती है इस CH2 को। तो आपके पास बचा क्या, CO, CH2, CH3, ये सारे के सारे आपके पास बचे हैं। यहाँ पे अगर मैं कार्बोनाइल को लगा दूँ तो मैं अगर इसको अब वेरीफाई करने जाऊं तो मेरे पास CH2 जो ये है ये सिंगलेट भी है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के साथ भी जुड़ा है और एक कार्बोनाइल के साथ भी जुड़ा है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपके पास 3.59 का सिग्नल सेटिस्फाई हो जाएगा, बेंजीन का भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये CH2 और CH3 के भी सेटिस्फाई हो चुके हैं। 10 आपके पास जो स्ट्रक्चर आना चाहिए वो स्ट्रक्चर आपके C ऑप्शन आना चाहिए, C ऑप्शन शुड बी योर स्ट्रक्चर, C ऑप्शन शुड बी योर स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने बोला था नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन्स, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन्स इन योर फ्रक्टोज आर। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो राइट साइड वाला आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड वाला आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज द फ्रक्टोज स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज क्या होता है, एल्डो कीटोज होता है, ओ सॉरी कीटो हेक्सोज होता है, कीटो हेक्सोज होता है। कीटोन और हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन है, कीटो हेक्सोज होता है आपके पास। तो यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन्स की अगर बात करूँ तो बेसिकली ये कायरल कार्बन्स की बात कर रहा है आपके सामने। तो ये वाला कायरल कार्बन तो नहीं है क्योंकि आपके पास HH के साथ जुड़ा है, तो इट कैन नॉट बी कायरल। ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट कायरल है, ये वाला पार्ट कायरल है, ये वाला पार्ट कायरल है, ये तीनों पार्ट कायरल है आपके पास। तो मतलब आपके पास 3 असिमेट्रिक कार्बन्स आ गए हैं आपके पास, 3 असिमेट्रिक कार्बन्स आ गए। तो डी ऑप्शन शुड बी द बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर विद 3 इज गिवन। तो फ्रक्टोज के अंदर 3 कार्बन एटम्स असिमेट्रिक होती हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला सोडियम डोडेकाइल बेंजाइल सल्फोनेट इज यूज्ड एज। तो इस बात का ध्यान रखना, जब सोप और डिटर्जेंट लिखा हो तो अगर क्वेश्चन को पढ़ना, सोप और डिटर्जेंट लिखा हो तो क्वेश्चन को पढ़ना। अगर वहां पे सल्फोनेट प्रेजेंट है या सल्फर का कोई भी ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, एज सच लॉन्ग चेन सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है, तो वो डिटर्जेंट होगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में वो डिटर्जेंट होगा। और अगर आपके पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट है बेसिकली अगर आपके पास, तो या तो वो सोप होता है या फिर वो ऑयल होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है। तो आपके पास सोप यहाँ पे आंसर आता है अगर आपके पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। लेकिन यहाँ पे सल्फोनेट प्रेजेंट है तो आपके पास डिटर्जेंट आंसर आ जाएगा, डिटर्जेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। स्टार्च इज मेड अप ऑफ, ये तो आपने बचपन से 11th क्लास से पढ़ते हुए आए हो कि स्टार्च जो होता है बेसिकली उसका एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। मेरे पास पिक भी होगी यहाँ पे स्टार्च की, मेरे पास पिक भी होगी मे बी। स्टार्च जो होता है वो आपका यहाँ पे ये रहा। स्टार्च का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है जिसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो बेसिकली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है आपके पास। तो अगर मैं आगे बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्या आएगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आगे चलते हैं। उन्होंने बोला बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल और एनालिन इज नोन एज, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल और एनालिन इज नोन एज। अब बेंजोइलेशन क्या होती है बेसिकली, अगर मान लो बेंजोइलेशन एसाइलेशन ये आपने नाम में भी सुने हो, तो आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एक एसाइल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसको मैं ट्रीट कराऊं किसी भी ऐसे चीज़ के साथ जो एक न्यूक्लियोफिलिक हो, यानी कि मान लीजिए मैंने अल्कोहल के साथ ट्रीट करवा दिया, अल्कोहल के साथ ट्रीट करा दिया,
तो अल्कोहल के साथ ट्रीट हो गया, क्या होगा, ये इधर के ऊपर अटैक करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो इसके ऊपर जाएगा। जब ये वापस आएगा तो ये Cl को बाहर निकाल देगा, क्योंकि Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप। जब ये ऐसा करेगा तो आपके पास क्या होगा, O जाके अटैच हो जाएगा, O के ऊपर जाके क्या अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R अटैच हो जाएगा। दिस इज नोन एज एसाइलेशन, दिस इज नोन एज एसाइलेशन। अगर मैं इस R को बेंजीन दे देता, R बेंजीन होती मेरी यहाँ पे, तो दिस वुड हैव बीन कॉल्ड अ बेंजोइलेशन। और ये जो रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल और एनालीन, आपको ये, आप इसको बोलते हो शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। क्या बोलते हो, शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन बोलते हो आप इस चीज़ को। शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन इज बेसिकली यूज टू मेक डिफरेंट ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन जो आप देखते हो आज, वो सारी की सारी शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन से ही बनाई जाती हैं, सारी की सारी शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन से ही बनाई जाती हैं। तो ये आपके पास आंसर हो गया, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एंड बॉमन। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बेसिकली आप एसाइल क्लोराइड भी प्रेफर कर सकते हो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बोला इन्होंने, द सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन इज डन बाय। बेसिकली अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक्स का चैप्टर नहीं करा है। हेट्रोसाइक्लिक्स का चैप्टर जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से फिशर सिंथेसिस जो होती है बेसिकली वो इंडोल बनाने के काम आती है, फिशर इंडोल सिंथेसिस बोलते हैं उसको। पालनॉर सिंथेसिस आपका यूज होता है फ्यूरान, थायोफीन और आपका पायरोल के अंदर, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका कंसेप्ट यूज होता है। बिशलर नेपराल्स की जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली आइसोक्यूनोलिन बनाने के काम आती है, आइसोक्यूनोलिन बनाने के काम आती है। और जो स्क्रॉप सिंथेसिस होती है वो क्विनोलिन बनाने के काम आती है। किसको, क्विनोलिन बनाने के काम आती है। क्या होता है स्क्रॉप सिंथेसिस के अंदर, बेसिकली स्क्रॉप सिंथेसिस के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हो जिसके अंदर आप एक एनालिन का ट्रीटमेंट कराते हो। ट्रीटमेंट कराने के बाद आप एनालिन का ट्रीटमेंट कराने के बाद साइक्लाइजेशन कराते हो और एंड में आप उसकी एरोमेटाइजेशन करवाते हो किसी तरीके से, और आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, बेसिकली एक क्विनोलिन जनरेट हो जाता है। तो दिस वाज अ गुड मेथड टू जनरेट क्विनोलिन एज सच। तो बाकी सारे मेथड्स भी आपको एज सच याद होने चाहिए, बाकी सारे मेथड्स भी आपको एज सच याद होने चाहिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फ्यूरान जनरली अकर्स एट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो हमारे फ्यूरान के ऊपर जाके लग रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि कौन सी साइट मेरे फ्यूरान के अंदर हो सकती है, फ्यूरान के अंदर कौन सी साइट मेरी हो सकती है जिसके ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, ताकि मेरा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आना प्रेफर करे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाना प्रेफर करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन अगर ऐसे जाएगा, ये वाला इधर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एज सच एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ गया और आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आया गया। अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर, इसी रेजोनेंस के अंदर मैं क्या करूँ, मैं कंडीशन को घुमा दूं और मैं रेजोनेट इस तरफ से घुमाऊं तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। मतलब मेरे पास दोनों जगह हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। मतलब क्या होगा, सेकंड पोजीशन भी है, थर्ड पोजीशन भी है, जहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। लेकिन इन दोनों में से प्रेफर कौन सी करेगी, सेकंड और थर्ड कौन सी प्रेफर करेगी? बेसिकली अगर मैं कहूँ पोजीशन जहाँ पे आपका जाके अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, इस पोजीशन को मैं एज सच सेकंड भी बोल सकता हूँ और इस पोजीशन को एज सच मैं फिफ्थ भी बोल सकता हूँ। अगर मैं 1 2 3 4 5 बोलूँ तो मैं फिफ्थ बोलूँगा, नहीं तो मैं सेकंड बोलूँगा। अब आपके पास मैं दोनों जगह अगर अटैक करवाता हूं तो मेरे पास, मैं आपको डायरेक्टली ही दिखा देता हूं दोनों जगह अटैक करवाने पे क्या होगा। चाहे पायरोल हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे फ्यूरान हो, जब मैं अटैक करवाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल का, मान लीजिए मैंने सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करवाया, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर जैसे ही अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ फॉर्म होने पर एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा जब ये इधर जाएगा, और दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा जब इसके लोन पेयर इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, दो नहीं बेसिकली 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे जब मैं बात करूंगा कार्बोकैटायन बनने की, जब मैं सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाता हूँ। वेयरएज थर्ड वाली पोजीशन पे जब मैं अटैक करवाता हूँ इस वाली पोजीशन के ऊपर, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होता है, जिस वजह से सिर्फ मेरा लोन पेयर ही सेटिस्फाई कर सकता है कार्बोकैटायन को। बाकी मेरे पास कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा आ नहीं रहा है। तो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मेरे को कब मिली, जब मैंने सेकंड वाली जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई, तब मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिला।
अब सेकंड बोले या उसको फिफ्थ बोले, तो बोलेंगे सेकंड, उसको सेकंड ही बोलेंगे। सेकंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके पास जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया है तो ये पोजीशन सेकंड हो जाएगी, ये पोजीशन फिफ्थ नहीं रहेगी, ये पोजीशन फिफ्थ नहीं रहेगी, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन विल बी द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रोफाइल विल गो बेसिकली इन फ्यूरान, थायोफिन और पायरोल। आगे बात करते हैं। उन्होंने बोला कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज इज कॉल्ड, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज इज कॉल्ड। जो ग्लूकोज और मैनोज होते हैं वो बेसिकली, अभी मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो ये राइट साइड वाला होता है, वो ये राइट साइड वाला होता है। और अगर मैं मैनोज का बनाऊँ तो मैनोज का भी ऐसा ही दिखता है, करीबन मैनोज का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है, लेकिन सिर्फ जो सेकंड कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है उसके अंदर OH की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। OH की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है सेकंड कार्बन के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखा रखी है इस टाइम पे। तो ये वाला जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे ये मैनोज है, राइट साइड वाला मैनोज है। मैनोज में जो सेकंड वाला कार्बन है इसके ऊपर OH की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से इन दोनों को बोलते हैं C2 एपीमर बोलते हैं। तो अगर C2 एपीमर बोल रहे तो कन्वर्जन की प्रोसेस को हम बोलेंगे एपीमराइजेशन, कन्वर्जन की प्रोसेस को बोलेंगे एपीमराइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine कैन टेक प्लेस एट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine कैन टेक प्लेस एट। तो जो pyridine है, अगर मेरे को उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को चेक करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को चेक करना है तो मेरे पास इसका भी एक ये इमेज पड़ा होगा, ये पड़ा है। जब मैं न्यूक्लियोफाइल को बाहर से लेके आऊँगा pyridine के ऊपर, तो मान लीजिए कि मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना चाहता हूँ, तो इसके पास कितनी पोजीशन है? इसके पास बहुत सारी पोजीशन है। इसके पास C2 पोजीशन है, C3 पोजीशन है, C4 पोजीशन है। तो कौन सी पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा? अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूँ तो सेकंड पोजीशन पे जब अटैक हो रहा है, जब सेकंड पोजीशन पे अटैक हो रहा है OMe का, तो बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो N के ऊपर एज सच आ रहा है, N के ऊपर एज सच आ रहा है, N के ऊपर एज सच नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और N के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वही फर्दर रेजोनेट करते हो जा रहा है। अगर मैं थर्ड पोजीशन के ऊपर देखूंगा, जब मैं OMe को यहाँ पे अटैक करवाऊंगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा जैसे आपको दिख रहा है जब मैं रेजोनेट करवाऊंगा। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा एज सच। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ पे कराऊंगा तो फोर्थ के ऊपर कराने से मेरा नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ आएगा और वो नेगेटिव चार्ज फर्दर जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज मेरे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो फोर्थ वाली भी जगह ऐसी है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आता है। तो स्टेबलाइजेशन फैक्टर कहाँ पे हुए? सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर स्टेबलाइजेशन फैक्टर हुए जब मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ जाने पे मेरे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। 10 आंसर मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, 10 आंसर मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स इज पॉसिबल विद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो अमीन्स का जब आप चैप्टर पढ़ते हो और इनकी सेपरेशन पढ़ते हो ना, तो अमीन्स के चैप्टर में सेपरेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप जो रिएजेंट यूज करते हो टू सेपरेट आउट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, यू यूज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है कि आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक सल्फर ग्रुप लगा है और उस सल्फर ग्रुप के ऊपर क्या है, एक Cl लगा है। दिस इज कॉल्ड TSCl और टोसाइल क्लोराइड, यू कॉल दिस टोसाइल क्लोराइड, TSCl। ये TSCl का सीन क्या है कि जब ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के साथ ट्रीट होता है तो डिफरेंट रिएक्शंस करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ रिएक्शंस। हिंसबर्ग टेस्ट का जो रिएक्शंस होती हैं, बेसिकली हिंसबर्ग टेस्ट की जो रिएक्शंस होती हैं जब वो प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट होता है तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या करता है, इसका नाम टोलुइन क्या कहते हैं, टोसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली प्राइमरी अमीन जब इसके साथ ट्रीट होता है तो क्या करता है, प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट होने पे आपके पास इस Cl को रिमूव करके पूरा का पूरा बाकी अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे एक H तो रिमेनिंग है नाइट्रोजन के ऊपर, तो मैं जब इसको NaOH के सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ ना, पूरा का पूरा NaOH का एक सॉल्यूशन बना के उसके अंदर इस पूरे कंपाउंड को जब मैं डालता हूँ तो ये H एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये मेरा NaOH के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज स्पीशीज सॉल्युबल होती है, मेरे किसी भी चीज़ के अंदर चार्ज स्पीशीज सॉल्युबल होती है, तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब मैं जब सेकेंडरी अमीन की बात करूंगा तो सेकेंडरी अमीन के ऊपर एज सच क्या होगा, सेकेंडरी अमीन के पास सेकेंडरी अमीन के साथ एज सच क्या होगा कि आपके पास ये चीज़ तो जनरेट हो जाएगी, एक चीज़ कुछ जनरेट हो जाएगी, लेकिन NaOH के साथ एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगी, NaOH के साथ एज सच रिएक्शन ही नहीं होगी, NaOH के साथ एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब जब मैं इसके ऊपर इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा टर्शरी अमीन के साथ, तो आपके पास स्टार्टिंग में ही एक सॉल्ट जनरेट हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही एक सॉल्ट जनरेट हो जाएगा, और वो सॉल्ट वो नहीं होगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी में मिला होगा, वो सॉल्ट वो नहीं होगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी में मिला होगा,
वो आपका होगा कि NaOH आपका रिएक्ट कर जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ और आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी। मतलब यहीं से आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर से ही रिएक्शन जो होगी डिफर करने लग जाएगी, आपके पास वो प्रोडक्ट ही अचीव नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे थे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को तो साफ आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे जब आपके पास NaOH के साथ या तो रिएक्शन होगी सॉल्युबिलिटी की, NaOH के साथ रिएक्शन होगी या तो इनसॉल्युबिलिटी की, या तो मतलब कि NaOH के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी बेसिकली। और जो टर्शरी वाला है उसके साथ जो सॉल्ट जनरेट हुआ है इसको आप HCl में देख सकते हो जाके, इसको आप HCl में देख सकते हो जाके कि आपके पास वो सॉल्युबल है या नहीं। अगर HCl में सॉल्युबल है तो मतलब कि टर्शरी अमीन होगा बेसिकली आपके पास। तो ये था आपके पास क्या, ये था आपके पास हिंसबर्ग टेस्ट। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे गैप होना चाहिए एन इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्टिविटी चेक करनी है सब चीज़ों की, तो मेरे पास कौन कौन सी स्पीशीज़ है, मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, मेरे पास फिनॉल है और मेरे पास एनालीन है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर अगर मैं देखूं तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी चेक करनी है। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी मतलब कि बेंजीन जाके एज सच अटैक करेगा। बेंजीन तो तभी अटैक करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा। यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है, क्लोरीन इज अ -I ग्रुप। ये +M भी शो करता है पर इतने कम एक्सटेंट तक कि -I इनको एनकाउंटर कर जाता है। हेलोजेंस के अंदर -M इफेक्ट इतना +M इफेक्ट इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं तब भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता है इतना। OH के अंदर प्योरली +M लगता है और NH2 के अंदर भी +M लगता है। हालांकि -I भी लगते हैं लेकिन +M इनकाउंटर कर जाता है उनको। इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट की बात हो रही है। मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर जब इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे बेंजीन को। ऑक्सीजन के भी जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा अच्छे से डोनेशन हो पाएगी। तो मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बेंजीन रिंग की एनिलीन के अंदर होगी, मतलब एनिलीन के अंदर होगी। यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, -I ग्रुप लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं उससे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो C ऑप्शन आ जाएगा एज सच, और C ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड को चेक करना हो ना, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड को चेक करना हो तो आप क्या करो, वहाँ पे CIP रूल लगा दो। CIP क्या होता है? RS कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए CIP रूल जो होता है उसको लगा दो यहाँ पे। जब आप CIP रूल लगा रहे होगे तो कार्बन्स को पहले नेम कर दो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड कार्बन के ऊपर अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा, मेरे पास एज सच ये 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग CIP रूल होता है, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज हैविंग द हायर एटॉमिक नंबर देन कार्बन और एनी अदर कार्बन दैट यू हैव। उसके बाद आपके पास सेकंड हो जाएगा ये वाला। वाई सेकंड वाला ये वाला क्यों हो जाएगा आपके पास? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो जुड़ा है किसी ऑक्सीजन के साथ और आपके पास H के साथ, मतलब 2 बार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 1 बार H के साथ जुड़ा है, 2 बार ऑक्सीजन के साथ 1 बार H के साथ जुड़ा है। तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू O एंड H। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। ये आपके पास थर्ड नंबर पे आ गया। वाई? क्योंकि आपके पास ये जो कार्बन कनेक्टेड है दिस इज कनेक्टेड टू OH एंड C। तो यहाँ पे देखो तो OH है, वहाँ पे OH एंड C है। C से ज़्यादा एटॉमिक नंबर आपका कार्बन ऑक्सीजन का होता है, तो बेसिकली ऊपर वाले की ज़्यादा प्रेफरेंस थी, नीचे वाले की कम थी। और फोर्थ वाला ग्रुप जो होगा वो ये वाला होगा, तो मैं 1 2 3 का एरो जब ड्रॉ करूँगा तो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, ऐसे कुछ आएगा। तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि 2 पे S होना चाहिए। लेकिन जो मेरा फोर्थ एटम है, फोर्थ प्रायोरिटी एटम है, दैट इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो आपका वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में नहीं होना चाहिए। तो 2S किस में चेंज हो जाएगा? 2S चेंज हो जाएगा मेरा 2R में चेंज हो जाएगा। जब भी आपके पास ऐसा हो कि आपका हॉरिजॉन्टल में पड़ा हो फोर्थ ग्रुप, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये आएगा 2S का 2R बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं नीचे वाले में देखूंगा, नीचे वाले कार्बन पे देखूंगा, तो नीचे वाले कार्बन के ऊपर देखते टाइम पे मेरे को लगेगा ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, OH इज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाला दे दो या तो आप ये वाला दे दो। ऊपर वाले के अंदर जो कार्बन है दैट इज कनेक्टेड टू, और ये वाला जो ऊपर वाला कार्बन है सेकंड, ये वाला जो कार्बन है दैट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, आपके पास कार्बन एंड H। जो नीचे वाला कार्बन है दैट इज कनेक्टेड टू
नीचे वाला जो कार्बन है दैट इज कनेक्टेड टू O C एंड H। ये भी यही है, ये भी दोनों से ही सेम सी अटैच, नहीं मैंने क्या करा, जो नीचे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, दिस इज कनेक्टेड टू H एंड O, H एंड O से कनेक्टेड है। तो मतलब हायर प्रायोरिटी तो ऊपर वाले की हो जाएगी, तो फिर इसकी थर्ड प्रायोरिटी होगी और इसकी फोर्थ प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो भी आपके पास 1 2 3 ऐसे आना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपका 2s से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 3s से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3r में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2r 3r आ जाएगा आपके पास आंसर, 2r 3r, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, 2r 3r ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या 2r 3r आ जाएगा। तो आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन को अगर मैं चेक करूँ, 21st को उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से सारी की सारी जो SN1 और E1 रिएक्शंस होती हैं कार्बोकैटायन से ही चलती हैं आपके पास, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब इनके बीच का कोई यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसके बाद जाके कार्बोकैटायन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, यहाँ वहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगी। SN1 रिएक्शन दिखने में कैसी होती है, अगर मेरे पास एक मान लो टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी हैलाइड से क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा एज सच। सिमिलरली आपका E1 में भी यही केस रहता है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है जहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट्स होती हैं, बेसिकली कार्बोकैटायन जनरेट होती हैं। आगे उन्होंने बोला सैलिसिलिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म व्हाट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा वीक बेस होता है, काफ़ी वीक बेस होता है। अब ये उन्हीं के साथ रिएक्ट करता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर मैं OH और COH की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सैलिसिलिक एसिड जो होता है बेसिकली वो कैसा होता है दिखने में, आपके पास OH होता है और COH होता है, तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, एक करेगा या दोनों करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इनकी एसिडिटी कैसी है। COH इज वाइडली मोर एसिडिक देन योर OH, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो अगर वो ज़्यादा एसिडिक हैं आपके पास, तो क्या होगा, वो ही एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा कि COH वाला जो पार्ट है दैट हैज़ रिएक्टेड टू फॉर्म CONA, और ये वाले पार्ट ने OH बना दिया है, क्योंकि बेस है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन वेव स्टार्ट करेगा COH से, तो उसने कर लिया है। तो आंसर आपके पास C ऑप्शन आ जाएगा, एज सच। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन्होंने कहा इन द रिएक्शन सीक्वेंस आपके पास एल्काइन दे रखा है, एल्काइन को आपने ट्रीट कराया किससे, एक ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करवाया है, तो आपके उसके बाद कुछ X बना है, उसके बाद आपने CO2 से रिएक्ट करवाया। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे एल्काइन था, यहाँ पे CH3 था, जो जनरेट हुआ है CH4 जनरेट हुआ है और उसके साथ X जनरेट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एल्काइन जो होता है उसका जो H होता है दैट इज़ क्वाइट एसिडिक, और एसिडिक पार्ट जब ग्रिग्नार्ड को दिख जाता है, तो वो क्या करता है, उस एसिडिक पार्ट में से H को उठा लेता है और CH4 बना देगा, यहाँ पे CH4 बना देगा, और ये जो MgBr है जाके एल्काइन वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो वाला पार्ट तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आपके पास। अब ये क्या बना, नया ग्रिग्नार्ड बन गया, दिस X इज द न्यू ग्रिग्नार्ड। जब आप ग्रिग्नार्ड को किससे ट्रीट करवाते हो, CO2 से ट्रीट करवाते हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करते हैं, CO2 से ट्रीट करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करते हैं। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा, और आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर B ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, B ऑप्शन आ जाएगा बेसिकली आपके पास। उसके बाद उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एसिटाइलेटिंग एजेंट, एसिटाइलेटिंग एजेंट कौन सा पावरफुल है। तो अगर मैं चारों की बात करूं तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे एक O आना चाहिए था एक्स्ट्रा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक O आना चाहिए था, और आपके पास ये कुछ बन गया है, और आपके पास ऐसी एस्टर है और ऐसी आपके पास अमाइड है, और आपके पास अमाइड दे रखा है। तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है, और ये आपके पास अमाइड है। इनमें से अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि आपके पास एसिटाइलेटिंग एजेंट की बात करनी है, अभी शॉर्ट एंड बॉमन की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो शॉर्ट एंड बॉमन में क्या होता है कि OH के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो जाके इस कार्बोनाइल पे अटैक कर देते हैं। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि कौन सा कार्बोनाइल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है बेसिकली, जो कार्बोनाइल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है बेसिकली। तो अगर मैं वो बात करूँगा यहाँ पे, तो आपके पास
CH3COCl वाले पार्ट में Cl इज अ माइनस आई ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे एसाइल क्लोराइड को। इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का एसएस लोन पेयर डोनेशन होता है, एसएस लोन पेयर डोनेशन होता है, और नाइट्रोजन का भी लोन पेयर डोनेशन होता है। सबसे अच्छे से लोन पेयर कौन डोनेट कर पाता है, नाइट्रोजन डोनेट कर पाता है, तो कार्बोनाइल की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो एसाइल क्लोराइड होता है, और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो अमाइड होता है। एस्टर मीडियम होता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम होता है, और एस्टर आपका थर्ड पोजीशन पे आता है। तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट पावरफुल एसाइलेटिंग एजेंट बोला है उन्होंने, तो आप ए वाला बोलोगे, अगर उन्होंने आपसे बोला होता मोस्ट कंफर्टेबल, तो आप एनहाइड्राइड बोलते मोस्ट कंफर्टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि एनहाइड्राइड्स आर द ग्रुप्स जिनको आप प्रेफर करते हो लैब्स के अंदर, क्योंकि आपके जो एसाइल क्लोराइड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो ब्लास्ट करने पे आ जाते हैं। इस वजह से कंफर्टेबल वाले एनहाइड्राइड रहते हैं, पावरफुल वाले आपके ए ऑप्शन रहता है। उन्होंने बोला निनहाइड्रेन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ व्हाट। तो आपने कभी सुना होगा जब चोरी होती है तो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स को लैब्स में जाकर डिटेक्ट करते हैं, तो वो निनहाइड्रेन से ही करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास फिंगरप्रिंट्स के आगे जो फिंगर्स होती हैं उनके आगे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो अमीनो एसिड्स को रिलीज़ करती हैं। तो निनहाइड्रेन अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट कर लेता है। कैसे डिटेक्ट करता है कि आपके पास जो निनहाइड्रेन होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलर्ड आयन बनाता है, जो आप बेसिकली डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हो फोरेंसिक लैब्स के अंदर। तो 25th का आपके पास बी आंसर आ जाएगा अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।